बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल के लेक्चर 5 में आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रॉब्लम हमारे साथ है ए रॉड इज फाउंड टू क्रीप एट ए फिक्स्ड रेट ओवर ए पीरियड ऑफ 10,000 आवर्स। मतलब हमारे साथ एक रॉड है जो हमने जिस पे क्रीप अप्लाई हुआ है एट ए फिक्स्ड रेट ओवर ए पीरियड ऑफ 10,000 आवर्स के लिए when loaded with a 1000 न्यूटन वेट। इस पर एक लोड अप्लाई किया है कितना 10,000 न्यूटन। if the initial diameter of a rod is 10 millimeter and its initial length is 200 millimeter, it's found that the steady state creep rate is 10.5 per hour। ठीक है, स्ट्रेन रेट हमें गिवन है 10.5 per hour। complete the following। नंबर ए, द फाइनल लेंथ ऑफ द रॉड आफ्टर 100 आवर्स आफ्टर 10,000 आवर। फाइनल लेंथ मालूम कर लें। ठीक है, दो टाइम पे, एक हमारे साथ टी 100 आवर है और दूसरा हमारे साथ टी 10,000 आवर्स है। ठीक है, पॉइंट बी हमारे साथ इंजीनियरिंग और ट्रू स्ट्रेन मालूम कर ले दिस टू टाइम्स पीरियड आफ्टर दिस टू टाइम पीरियड्स। मतलब 100 आवर्स और 10,000 आवर पे आप इंजीनियरिंग स्ट्रेन मालूम कर ले और ट्रू स्ट्रेन मालूम कर ले। इसी तरह इन दो टाइम्स पे इंजीनियरिंग स्ट्रेस मालूम कर ले और ट्रू स्ट्रेस मालूम कर ले। ठीक है, तो अब हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो सोल्यूशन में हमारे साथ है प्रॉब्लम ऑफ सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 1.1। ठीक है, तो डेटा मैंने स्टेटमेंट से लिया है। ठीक है, डेटा हमारे साथ टी हमारे साथ 100 आवर है और 10,000 आवर है। दो वैल्यूज हमें टाइम के गिवन है। ठीक है, इस तरह लोड हमें गिवन है 1000 न्यूटन। D1 मेरे साथ 10 मिलीमीटर है और L नॉट इनिशियल लेंथ हमारे साथ 200 मिलीमीटर है और स्ट्रेन रेट ESS उसके ऊपर डॉट लिखा है, ये हमारे साथ स्ट्रेन रेट है। ये मेरे साथ बराबर है 10⁻⁵ पर आवर का। ठीक है, रिक्वायर्ड ये है कि LF मालूम कर ले, पहला पॉइंट कि फाइनल लोड मालूम कर ले। तो हमारे साथ एक फार्मूला है इंजीनियरिंग स्ट्रेन का, फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, ये हमारे साथ फार्मूला है इंजीनियरिंग स्ट्रेन का। ठीक है, तो इधर इंजीनियरिंग स्ट्रेन की जगह मैंने लिखा है स्ट्रेन रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, तो असल में स्ट्रेन रेट क्या है, इंजीनियरिंग स्ट्रेन पर यूनिट टाइम। स्ट्रेन मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इंजीनियरिंग स्ट्रेन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो इससे मैंने लिखा है एप्सिलॉन इंजीनियरिंग इज इक्वल टू स्ट्रेन रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, तो आप इंजीनियरिंग स्ट्रेन की जगह आप स्ट्रेन रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम लिख सकते हैं। तो इस फार्मूले से अगर इस फार्मूले की मैं रीअरेंज कर लो तो मैं लिख सकता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो LF मनफी L नॉट इज इक्वल टू स्ट्रेन रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय L नॉट। ठीक है, L नॉट में उस जगह उस पार्ट पे भी लिख सकता हो, तो मेरे साथ ये इक्वेशन बन जाएगा। अब फाइनल लेंथ किस तरह मालूम करूँगा, सारी वैल्यूज मेरे साथ मालूम है। L नॉट मेरे साथ 200 मिलीमीटर है, स्ट्रेन रेट मेरे साथ 10⁻⁵ पर आवर है, टाइम हमारे साथ 100 आवर है, टाइम T इज इक्वल टू 100 आवर के लिए। आवर L नॉट मेरे साथ 200 मिलीमीटर है, तो 200 मिलीमीटर और इससे मेरे साथ आता है 0.2 मिलीमीटर। ठीक है, तो फाइनल लेंथ मेरे साथ आएगा 200.2 मिलीमीटर। इसका मतलब इनिशियल लेंथ हमारे साथ कितना था, 200 मिलीमीटर था और फाइनल लेंथ आफ्टर 100 आवर्स हमारे साथ 200.2। मतलब इसमें 100 घंटों बाद 100 आवर बाद इसमें 0.2 मिलीमीटर इंक्रीज आया है इसकी लेंथ में। ठीक है, आप 10,000 आवर पे चेक करते हैं कि 10,000 आवर पे कितना चेंज आया है। तो फाइनल लेंथ मेरे साथ बराबर है L नॉट। ये फार्मूला पहले हमने मालूम किया पहले पार्ट में। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर लें, बाकी सारी वैल्यू सेम है, सिर्फ टाइम की जगह आप 10,000 आवर चेक पुट कर लें। ठीक है, और फिर सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे साथ फाइनल लेंथ आएगा। जब हम सिंप्लीफाई कर लें तो इससे हमारे साथ फाइनल लेंथ आएगा हमारे साथ बनेगा LF इज इक्वल टू 200 मिलीमीटर प्लस 20 मिलीमीटर, तो फाइनल लेंथ इज इक्वल टू 220 मिलीमीटर। इसका मतलब ये है कि इसमें कितना चेंज आ गया, 200
से 220 मिलीमीटर हो गया। तो इसका मतलब यह है कि 1000 आवर बाद इसका लेंथ 20 मिलीमीटर इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो हमारे साथ फाइनल लेंथ मालूम हो गया। अब हम दूसरी पार्ट की तरफ जाते हैं, पार्ट बी की तरफ। ठीक है, तो पार्ट बी में हमें टी रिक्वायर्ड ये है कि इंजीनियरिंग स्ट्रेन मालूम कर लें और इंजीनियरिंग स्ट्रेन मालूम कर लें और ट्रू स्ट्रेन मालूम कर लें। ठीक है, पार्ट बी में हमें गिवन है कि आप इंजीनियरिंग स्ट्रेन मालूम कर लें और ट्रू स्ट्रेन मालूम कर लें। ठीक है, तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन का फार्मूला हमारे साथ है LF मनपी L नॉट डिवाइड बाई L नॉट। ठीक है, तो फाइनल लेंथ आफ्टर 100 आवर वो हमारे साथ बराबर है 200.2 मिलीमीटर और L नॉट हमारे साथ है 200 मिलीमीटर और इस तरह L नॉट हमारे साथ है 200। तो ये पुट करके सिंप्लीफाई कर ले तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन हमारे साथ आफ्टर 100 आवर ये हमारे साथ बराबर होगा 0.001 और पर T इज इक्वल टू 10,000 आवर इंजीनियरिंग स्ट्रेन मालूम कर लें। तो इधर LF मनपी L नॉट डिवाइड बाई L नॉट, तो L नॉट तो सेम है 200 है, सिर्फ फाइनल लेंथ हमारे साथ आफ्टर 10,000 आवर्स हमारे साथ 220 मिलीमीटर है। तो फुटिंग करके इंजीनियरिंग स्ट्रेन आप मालूम कर ले तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन हमारे साथ 0.1 मिलीमीटर आ जाएगा आफ्टर 10,000 आवर। ठीक है, अब ट्रू स्ट्रेन मालूम करते हैं आफ्टर एट टाइम T इज इक्वल टू 100 आवर और ट्रू स्ट्रेन मालूम करते हैं एट T इज इक्वल टू 10,000 आवर। तो फार्मूला हमारे साथ है ट्रू स्ट्रेन का नेचुरल लॉग ऑफ फाइनल लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ या इनिशियल लेंथ। तो फाइनल लेंथ हमारे साथ आफ्टर 100 आवर्स 200.2 है और इनिशियल लेंथ हमारे साथ 200 है। फुटिंग करके नेचुरल लॉग ले लें, इसको डिवाइड कर ले और फिर इसका नेचुरल लॉग ले लें तो हमारे साथ ट्रू स्ट्रेन आएगा 9.995 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 9.995 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻4 सेकंड। ठीक है, अब इसके बाद T इज इक्वल टू 10,000 आवर के लिए हम ट्रू स्ट्रेन मालूम करते हैं। तो इसके लिए हमारे साथ वही फार्मूला है नेचुरल लॉग ऑफ फाइनल लेंथ डिवाइड बाई इनिशियल लेंथ। तो LF इसी केस में 10,000 आवर बाद इसका फाइनल लेंथ 220 है, तो 200.2 की जगह आप इधर 220 पुट कर लें और इसको डिवाइड कर ले और फिर नेचुरल लॉग ले लें तो हमारे साथ ट्रू स्ट्रेन आ जाएगा 0.09531। ठीक है, और तीसरा पार्ट हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस मालूम करते हैं। पार्ट 3 में हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस मालूम करते हैं। ठीक है, तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस का फार्मूला है P डिवाइड बाई ए नॉट। ए नॉट क्या है? एक्चुअल एरिया। ठीक है, इनिशियल एरिया। ठीक है, तो 1000 डिवाइड बाई 5/4 D1 स्क्वायर। तो D1 की वैल्यू हमारे साथ 1 मिलीमीटर या 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मिलीमीटर हम पुट करते हैं और इसके ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, इधर इसके ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, तो 1000 न्यूटन और ये हमारे साथ ये सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे साथ इंजीनियरिंग स्ट्रेस आएगा 12.73 मेगा पास्कल। इस तरह अगर हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस आफ्टर 10,000 आवर मालूम करते हैं तो वही वैल्यू आएगी क्योंकि ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता। 1000 डिवाइड बाई 5/4 D1 स्क्वायर, तो दोबारा वही आंसर आएगा 12.73 मेगा पास्कल। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस हमारे साथ मालूम हो गया। अब हम फाइनली इंजीनियरिंग ट्रू स्ट्रेस मालूम करते हैं। 100 आवर पे ट्रू स्ट्रेस मालूम करते हैं और 10,000 आवर पे हम ट्रू स्ट्रेस मालूम करते हैं। तो ट्रू स्ट्रेस का फार्मूला हमारे साथ है इंजीनियरिंग स्ट्रेस × 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन। ठीक है, तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस हमने पहले मालूम किया, उसकी वैल्यू हमारे साथ 12.73 है और 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन की वैल्यू हमारे साथ 100 आवर पे 0.001 है। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके साथ आंसर आ जाएगा 12.75 मेगा पास्कल। इस तरह 10,000 आवर के लिए ट्रू स्ट्रेस हमारे साथ बराबर होगा इंजीनियरिंग स्ट्रेस × 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन। ठीक है, तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस की वैल्यू 12.73 है और इंजीनियरिंग स्ट्रेन की वैल्यू 0.1 है आफ्टर टाइम इज इक्वल टू 10,000 आवर। तो इसको आप कैलकुलेट कर लें तो हमारे साथ ट्रू स्ट्रेस आ जाएगा 14.01 मेगा पास्कल। तो क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 1.1 हमारे साथ सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम नंबर 1.1 में हमें टाइम गिवन था, क्रीप फिनोमेना था इसलिए टाइम गिवन था 100 आवर और 10,000 आवर। ठीक है, इसी तरह D1 इनिशियल डाया
और हमारे साथ फाइनल डाया इनिशियल डाया और इनिशियल लेंथ हमें गिवन था। रिक्वायर्ड ये था कि फाइनल लेंथ मालूम कर लें, इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस मालूम कर लें, इंजीनियरिंग स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेन मालूम कर लें। ठीक है, तो फार्मूली हमें हमारे साथ थी, तो हमने फार्मूली अप्लाई की और सारी वैल्यूज़ मालूम की। अब हम प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 2 हमारे साथ है प्रॉब्लम 1.3। ठीक है, तो प्रॉब्लम 1.3 हमारे साथ है ए 200 मिलीमीटर लॉन्ग रॉड। 200 मिलीमीटर लॉन्ग रॉड मतलब कि इसका इनिशियल लेंथ 200 मिलीमीटर है, विद ए डायमीटर ऑफ 2.5 मिलीमीटर इज लोडेड विद ए 2000 न्यूटन वेट। ठीक है, इसका लो एफ कितना है 2000 न्यूटन है। इफ द डायमीटर डिक्रीजेस टू 2.2 मिलीमीटर, डायमीटर डिक्रीज मतलब कि लोड टेंसाइल अप्लाई होता है। जब टेंसाइल लोड अप्लाई होता है तो लेंथ इंक्रीज होगा और डायमीटर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। ठीक है, कंप्यूट द फॉलोइंग फाइनल लेंथ ऑफ द रॉड। ठीक है, इसी तरह ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन एट दिस लोड और इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग, उसी तरह प्रॉब्लम है बल्कि उससे भी ज़्यादा आसान है। सारी वीडियोस गिवन है, फाइनल लेंथ मालूम करना है, ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन मालूम करना है और इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन मालूम करना है। ठीक है, तो अब हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेटा लिखते हैं। एल नॉट हमें गिवन है 200 मिलीमीटर, D1 हमें गिवन है 2.5 मिलीमीटर, एफ हमें गिवन है 200 न्यूटन, एफ हमें गिवन है 2000 न्यूटन। ठीक है, 200 नहीं है बल्कि ये 2000 न्यूटन है। ठीक है, और D2 हमें गिवन है 2.2 मिलीमीटर। ठीक है, रिक्वायर्ड ये है कि फाइनल लेंथ मालूम कर लें। इसी तरह तो फाइनल लेंथ ए में हम फाइनल लेंथ मालूम करते हैं, तो A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2। ठीक है, A1 L1 हमारे साथ बराबर है A2 L2 का। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, तो A1 की जगह मैं पुट करता हूँ 5/4 D1 स्क्वायर और A2 की जगह मैं पुट करता हूँ 5/4 D2 स्क्वायर। 5/4 और 5/4 कैंसिल हो जाते हैं, तो मेरे साथ रहता है D1 स्क्वायर L नॉट इज इक्वल टू D2 स्क्वायर L एफ। ठीक है, L नॉट इनिशियल लेंथ है और L एफ हमारे साथ फाइनल लेंथ है। अगर इस इक्वेशन को मैं फर्दर रीअरेंज कर लो तो मेरे साथ ये बनता है L एफ इज इक्वल टू D1 स्क्वायर L नॉट डिवाइड बाई D2 स्क्वायर। ठीक है, तो D1 की वैल्यू मेरे साथ है 2.5 मिलीमीटर, L नॉट मेरे साथ है 200 मिलीमीटर और D2 की वैल्यू मेरे साथ है 2.2। ठीक है, क्योंकि लेंथ इंक्रीज हुआ है, डाया डिक्रीज हुआ है, तो इनिशियल डाया हमारे साथ 2.5 था और फाइनल डाया हमारे साथ 2.2 था। तो इसको कैलकुलेट कर ले तो आपके साथ फाइनल लेंथ आ जाएगा 258.3 मिलीमीटर। ठीक है, तो हमारे साथ फाइनल लेंथ मालूम हो गया 258.3 मिलीमीटर। ठीक है, पार्ट बी में रिक्वायर्ड ये है कि ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन मालूम कर लें। तो ट्रू स्ट्रेस का फार्मूला है P डिवाइड बाई AI। AI क्या है? इंस्टेंटेनियस एरिया। जिस पॉइंट पे आप स्ट्रेस मालूम करते हैं उसी पॉइंट पे आप एरिया लेंगे, मतलब इस केस में हम A2 लेंगे। ठीक है, तो A2 में हम 5/4 D2 स्क्वायर यूज़ करेंगे। तो P हमारे साथ 2000 न्यूटन है और 5/4 D2 स्क्वायर, तो D2 हमारे साथ है 2.2 मिलीमीटर या 2.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको अगर आप कैलकुलेट कर लें तो हमारे साथ ट्रू स्ट्रेस आता है 526.1 मेगा पास्कल। ठीक है, ट्रू स्ट्रेस हमारे साथ आता है 526.1 मेगा पास्कल। ठीक है, अब ट्रू स्ट्रेन मालूम करते हैं। तो ट्रू स्ट्रेन का फार्मूला हमारे साथ है नेचुरल लॉग ऑफ फाइनल लेंथ डिवाइड बाई इनिशियल लेंथ। तो फाइनल लेंथ हमने मालूम किया 258.3, यहाँ से हमने फाइनल लेंथ मालूम किया, वो कितना था 258.3 मिलीमीटर और इनिशियल लेंथ हमें गिवन है 200 मिलीमीटर। तो इसको डिवाइड कर ले और नेचुरल लॉग ले ले तो हमारे साथ ट्रू स्ट्रेन आ जाएगा 0.2558। ठीक है, और पार्ट सी हमारे साथ है, पार्ट सी हमारे साथ है इंजीनियरिंग स्ट्रेस मालूम कर ले। ये हमारे साथ इंजीनियरिंग स्ट्रेस है। ठीक है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस मालूम कर लें और इंजीनियरिंग स्ट्रेन, तो ये आसान है। इंजीनियरिंग स्ट्रेस का फार्मूला है P डिवाइड बाई A नॉट। तो A नॉट हमारे साथ एक्चुअल लेंथ है, इनिशियल लेंथ था, तो P हमारे साथ 2000 न्यूटन है और A नॉट 5/4 मल्टीप्लाई बाई D1 स्क्वायर, हम इस पर हमारे साथ स्क्वायर है, स्क्वायर है। ठीक है, तो
इसको आप कैलकुलेट कर लें तो आपके साथ इंजीनियरिंग स्ट्रेस आ जाएगा 407.4 मेगा पास्कल, ठीक है। और इस तरह आप इंजीनियरिंग स्ट्रेन कैलकुलेट कर ले तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन का फार्मूला हमारे साथ है एल एफ माइनस एल नाट डिवाइड बाई एल नाट। तो एल एफ हमने मालूम किया है और एल नाट हमें मालूम है। एल एफ 258.3 मिलीमीटर है और एल नाट हमारे साथ 200 मिलीमीटर है, ठीक है। तो इससे आप इंजीनियरिंग स्ट्रेन मालूम कर लें तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन की वैल्यू हमारे साथ आ जाएगी 0.2915, ठीक है। तो प्रॉब्लम 1.3 हमारे साथ सॉल्व हुई है, ठीक है। 1.1 भी हमने सॉल्व कर दिया और 1.3 भी हमने सॉल्व कर दिया। अब हम प्रॉब्लम नंबर 1.4 की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर 1.4 हमारे साथ है, स्टेटमेंट हमें गिवन है, कैलकुलेट द इलास्टिक मॉडुली मॉडुलस का जमा है फॉर सोडियम क्लोराइड एंड निकल इन द 100 डायरेक्शन एंड 111 डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि सोडियम क्लोराइड के लिए इलास्टिक मॉडुलस मालूम कर ले दो डायरेक्शन में, एक 100 डायरेक्शन में और दूसरा 111 डायरेक्शन में। और दूसरा निकल के लिए ई मालूम कर ले 100 डायरेक्शन में और 111 डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसके साथ हमारे साथ सिर्फ फार्मूला है, हम फार्मूला यूज़ करेंगे और टेबल, और बुक में हमारे साथ टेबल 1.2 है और टेबल 1.3 है। तो बुक में हम टेबल 1.2 और 1.3 यूज़ करके हम ई मालूम कर सकते हैं। अब हम इसकी सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 1.4, ठीक है। तो फॉर NaCl एन 100 डायरेक्शन में फ्रॉम टेबल 1.2 से हम डायरेक्शन कोसाइन मालूम करते हैं। असल में हमारे साथ फार्मूला हमारे साथ है 1/E इज इक्वल टू S11 माइनस 2 S11 माइनस S12 माइनस 1/2 S44 और N2 L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर L3 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर L1 स्क्वायर। तो L1 L2 और L3 ये हमारे साथ डायरेक्शन कोसाइंस हैं और ये S11 और S12 और S44 ये हमारे साथ कांस्टेंट हैं। ये हम टेबल 1.4 से मालूम करते हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ मटीरियल के लिए मुख्तलिफ होंगे, तो मुख्तलिफ मटीरियल के लिए ये टेबल 1.3 में गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सोडियम क्लोराइड के लिए 100 डायरेक्शन में ई मालूम करता हूँ। सोडियम क्लोराइड और 100 डायरेक्शन में मैं ई मालूम करता हूँ, ठीक है। तो L1 मेरे साथ टेबल्स, अगर टेबल 1.2 देख लें तो 100 डायरेक्शन में L1 मेरे साथ 1 है, L2 0 है और L3 की वैल्यू भी 0 है, ठीक है। इस तरह अगर टेबल 1.3 में हम S11 और S12 और S44 की वैल्यू देख लें तो S11 बराबर है 2.29 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11 पर पास्कल, ठीक है। S12 बराबर है -0.47 मल्टीप्लाई बाई 10⁻1 पर पास्कल, ठीक है। इस तरह S44 बराबर है 7.85 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11 पास्कल -1, ठीक है। तो हमारे साथ यंग मॉडुलस E का फार्मूला है 1/E इज इक्वल टू S11 माइनस 2 इंटू दिस, ठीक है। तो इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो S11 की वैल्यू मेरे साथ ये है 2.21 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11, ठीक है, -2। और इधर अगर L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर L2 स्क्वायर L3 स्क्वायर L3 स्क्वायर L1 स्क्वायर 100 डायरेक्शन में L2 और L3 0 है, तो हर टर्म में हमारे साथ L2 या L3 इन्वॉल्व है, मतलब इधर भी 0 है, इस मल्टीप्लिकेशन में भी 0 है और इस मल्टीप्लिकेशन में भी 0, तो इसको इससे भी 0 आता है, इससे भी 0 आता है और इस टर्म से भी 0, इन तीनों को अगर जमा करें तो फिर एक 0 आएगा। तो 0 अगर इस टर्म से मल्टीप्लाई कर लें तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो मेरे साथ रह जाएगा 1/E 100 इज इक्वल टू 2.29 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11, ठीक है। तो मेरे साथ ये रह जाएगा और इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिख लूँ 1/E 100 है तो इसको अगर मैं उलट कर लूँ E 100 लिख लो, ठीक है। अगर इसको मैं 100 लिख लो तो ये मेरे साथ हो जाएगा 1/S11, ठीक है। तो S11 की वैल्यू मुझे मालूम है, ये मैं पुट करता हूँ तो मेरे साथ E 100 की वैल्यू आ जाएगी 43.67 गीगा पास्कल, ठीक है।
हमारे साथ वैल्यू आ जाएगी 43.67 गीगा पास्कल। ठीक है, तो हमारे साथ सोडियम क्लोराइड के लिए E100 डायरेक्शन में मालूम हो गई। ठीक है, अब हम सोडियम क्लोराइड के लिए E111 डायरेक्शन में मालूम करते हैं। तो टेबल 1.2 से मैं डायरेक्शन को साइन मालूम करता हूँ। तो अगर 111 डायरेक्शन के सामने L1 मेरे साथ L2 और L3 तीनों बराबर होंगे और तीनों की वैल्यू हमारे साथ 1/√3 होंगे। ठीक है, इस तरह S11, S12 और S44 मैं टेबल 1.3 से मालूम करूँगा। ये पहले भी मैंने मालूम की है। ठीक है, अब ये वैल्यू मैं फार्मूले में पुट करके E11 मालूम कर सकता हूँ सोडियम क्लोराइड के लिए। तो नेक्स्ट पेज में मैंने फार्मूला अप्लाई किया है। मेरे साथ फार्मूला है 1/E और ये पुराना वाला फार्मूला जो पहले मैंने आपके सामने डिस्कस किया। इसमें मैंने सिर्फ पुटिंग की है। S11 की जगह 2.29, S11 की जगह E, S12 की जगह -0.47, S44 की जगह 7.85, L1, L2, L3 सारे बराबर हैं 1/√3² मल्टीप्लाई बाई 1/√3² प्लस 1/√3² इंटू 1/√3² और प्लस 1/√3² इंटू 1/√3²। इस टर्म से हमारे साथ 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 आता है। और इसको मैं अगर फर्दर सिंप्लीफाई कर लूँ, इस टर्म को अगर ये टर्म मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर लूँ तो इसे 3/9 आता है और 3/9 मेरे साथ 1/3 की भी बराबर है, मतलब इस टर्म से 1/3 भी आता है। ठीक है, और अगर इस टर्म को मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो इससे मेरे साथ -1.165 बनता है। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो 1/E101, ये नहीं, ये 111 है। ठीक है, ये 11 डायरेक्शन में, ये मेरे साथ 111 डायरेक्शन है। ठीक है, तो 1/E11 इसके बराबर होगा। तो इसको अगर मैं उल्टा लिख लूँ, E111 लिख लूँ तो ये 1/3.066 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11 पास्कल हो जाएगा। तो अगर 1 डिवाइड बाई 10 कर लो तो मेरे साथ आ जाएगा E11 इज इक्वल टू 32.61 गीगा पास्कल। ठीक है, मेरे साथ E11 आ जाएगा 32.61 गीगा पास्कल। ठीक है, अब सोडियम क्लोराइड के लिए हमने 100 डायरेक्शन में भी E मालूम किया और 111 डायरेक्शन में भी हमने E मालूम किया। अब हम निकल के लिए 100 डायरेक्शन में E मालूम करते हैं और फिर हम 111 डायरेक्शन में E मालूम करते हैं। ठीक है, तो 100 डायरेक्शन के लिए टेबल 1.2 से L1, L2, L3 हमें मालूम है कि L1 1 है 100 डायरेक्शन के लिए और L2 और L3 की वैल्यू 0 के बराबर है। इस तरह S11 की वैल्यू मैंने टेबल 1.3 से लिख लिया, S12 का और S13 का। टेबल 1.3 में जाए और निकल के सामने आप S11, S12 और S13 मालूम कर लें। ठीक है, और फिर फार्मूला हमारे साथ मौजूद है तो सिंपल फार्मूले में पुटिंग करके आप E मालूम कर लें। ठीक है, तो ये टर्म 0 आता है इसलिए कि हमारे साथ इस टर्म से 0 आता है तो 0 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 0। तो मेरे साथ सिर्फ ये टर्म रहता है। तो 1/E100 बराबर है 0.73 मल्टीप्लाई बाई 10⁻1 और इससे अगर 100 मालूम करता हूँ तो 1 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। तो हमारे साथ E आ जाएगा 136.99 गीगा पास्कल। ठीक है, तो हमारे साथ निकल के लिए 100 डायरेक्शन में E मालूम हो गई। ठीक है, अब हम E मालूम करते हैं 111 डायरेक्शन में। ठीक है, अब हम E मालूम करते हैं 111 डायरेक्शन में। तो 111 डायरेक्शन के लिए L1, L2 और L3 टेबल 1.2 से हमें मालूम है। ठीक है, इस तरह S11, S12 और S44 टेबल 1.3 से हमें मालूम है। तो ये वैल्यू आप इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन हमने बार बार यूज़ किया, इस इक्वेशन में आप पुट करके इसी E11 मालूम कर लें, वैल्यू पुट कर लें, फिर सिंप्लीफाई कर लें और फाइनली हमारे साथ E111 आ जाएगा 303.03 गीगा पास्कल। ठीक है, तो हमारे साथ प्रॉब्लम 1.4 सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम प्रॉब्लम 1.9 की तरफ जाते हैं। तो प्रॉब्लम 1.9 का स्टेटमेंट हमारे साथ है। ये भी इसी तरह प्रॉब्लम है, कैलकुलेट E111 एंड 100 पर लिथियम फ्लोराइड एंड मोलिब्डेनम, डिस्क्राइब द रिलेशन एन आइसोट्रॉपी ऑफ द टू मटेरियल। ठीक है, सबसे पहले E111 और E111 और E100 मालूम कर ले। ठीक है, तो सोल्यूशन की तरफ में जाता हूँ। तो ये इसी तरह सिंपल प्रॉब्लम है, मुश्किल नहीं है। लिथियम फ्लोराइड के लिए 100 डायरेक्शन में आप
L1 1 के बराबर है और L2 और L3 0 के बराबर है और S11 1.16 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11 पर पास्कल के बराबर है। ठीक है, तो सिंपल रिलेशन मैंने लिखा है 1/E100 इज इक्वल टू S11, क्योंकि पहले प्रॉब्लम में मैंने आपको बता दिया कि हमारे साथ 100 डायरेक्शन के लिए दूसरा टर्म 0 आता है, तो हमारे साथ सिर्फ ये टर्म बचता है। ठीक है, तो इससे मैं 100 आसानी से मालूम कर सकता हूँ। अगर S11 की वैल्यू पुट कर लो तो E100 में आसानी से मालूम कर सकता हूँ। दूसरा हमारे साथ लिथियम फ्लोराइड के लिए N1 डायरेक्शन, ठीक है, फ्रॉम टेबल 1.2 L1 L2 L3 1 डायरेक्शन में बराबर है 1/√3। इस तरह टेबल 1.3 से आप लिथियम फ्लोराइड के सामने S11 S12 और S44 की वैल्यूज मालूम कर लें। ठीक है, और हमारे साथ ये सिंपल इक्वेशन है 1/E वाला इक्वेशन जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया। ये सारी वैल्यूज आप इधर पुट कर लें, इधर सारी वैल्यू मैंने कैलकुलेट की है। ठीक है, आप सारी वैल्यू इधर पुट कर लें और E111 मालूम कर लें, तो हमारे साथ है 145.63 गीगा पास्कल। ठीक है, अब मोलिब्डेनम की तरफ जाते हैं, तो मोलिब्डेनम की नहीं हमारे साथ 100 डायरेक्शन में फार्मूला है 1/E100 इज इक्वल टू S11 और S11 की वैल्यू आप टेबल से मोलिब्डेनम 1.3 टेबल में मोलिब्डेनम के सामने S11 की वैल्यू मालूम कर लें, इधर पुट कर लें और E100 आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो हमारे साथ मोलिब्डेनम के लिए E100 की वैल्यू मालूम हो गई। अब हम इसके लिए E11 की वैल्यू मालूम करते हैं मोलिब्डेनम के लिए। ठीक है, तो इसके लिए मोलिब्डेनम के लिए 111 डायरेक्शन में टेबल 1.2 से L1 L2 L3 हमें पता है कि 1/√3 के बराबर है। ठीक है, और टेबल 1.3 से मोलिब्डेनम के सामने S11 S12 और S44 आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। जब सारी वैल्यू आ जाए तो आप 1/E वाला जो फार्मूला है उसमें पुट करके आप E111 मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या हमने लिथियम फ्लोराइड के लिए 100 डायरेक्शन में E मालूम किया, लिथियम फ्लोराइड के लिए 111 डायरेक्शन में E मालूम किया। इस तरह मोलिब्डेनम के लिए 100 और 111 डायरेक्शन में E मालूम किया। ठीक है, अब दूसरा हम रिलेटिव डिग्री ऑफ एनआइसोट्रॉपी चेक करते हैं। तो रिलेटिव डिग्री ऑफ एनआइसोट्रॉपी का फार्मूला हमारे साथ है 2 × S11 - S12 डिवाइड बाई S44। तो लिथियम फ्लोराइड के लिए हमारे साथ सारी वैल्यूज हैं, वो पुट कर लें तो आपके साथ डिग्री ऑफ एनआइसोट्रॉपी आएगा 1.899। ठीक है, और इसी तरह अगर आप मोलिब्डेनम के लिए चेक कर लें, ठीक है, तो आपके साथ आ जाएगा 0.791। मतलब लिथियम फ्लोराइड के लिए डिग्री ऑफ एनआइसोट्रॉपी ज़्यादा है बनिस्बत मोलिब्डेनम की। ठीक है, तो इधर मैंने लिखा है सो लिथियम फ्लोराइड हैज़ ए हायर डिग्री ऑफ एनआइसोट्रॉपी देन मोलिब्डेनम, मतलब कि इसका एनआइसोट्रॉपी ज़्यादा है मोलिब्डेनम से। ठीक है, मतलब डायरेक्ट इसका लिथियम फ्लोराइड अगर हम डायरेक्शन चेंज करते हैं तो इसके ई पे ज़्यादा इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया।